ये कहानी एक जगह की है और एक लड़की की जो जाने अनजाने उस जगह पहुंच जाती है और जाने अनजाने में ही वो ऐसी ही शैतानी शक्तियों को अपने जीवन में शामिल कर लेती है। मैं उस जगह का नाम बताकर उसे बदनाम नहीं करना चाहती, इसीलिए वो नाम एक रहस्य ही रहेगा। तो वहाँ एक खाड़ी थी और आज भी है। अगर आप दिन में उस खाड़ी को देखने जाए तो वहाँ बहुत ही सुंदर और खुशनुमा वातावरण होता है। जहाँ भी नज़र जाती है वहाँ बस पेड़ ही पेड़ और एक सुंदर सी नदी बहती थी। वो खाड़ी बहुत ही हरी भरी और सुंदर दिखती थी। पर वो कहते हैं ना, हर किसी का एक रहस्य होता है, वैसे ही उस खाड़ी का भी है एक अमानवीय रहस्य। वो खाड़ी जो सुबह सुंदर दिखती है वो शाम होते होते अपना रूप बदल लेती है और जब रात हो जाती है तो वो खाड़ी एक उदास खंडहर जैसी लगती है। पर उदास और गंभीर, ऐसे जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। वो दिन रात उन छुपी हुई चीज़ों को खुला छोड़ती है। उस जगह हर तरफ अंधेरा था, मानो रोशनी का साम्राज्य उस खाड़ी में आकर ख़त्म हो गया हो। वो खाड़ी अतृप्त आत्माओं का आसरा थी। उस खाड़ी से कुछ दूर एक बस्ती थी। वहाँ बसने वाले लोगों का मानना था कि उनके जो भी करीबी रिश्तेदार जो मर गए हैं वो भूत बन जाएंगे और उस खाड़ी में बस जाएंगे। उनकी अतृप्त आत्माएं उस खाड़ी में भटकती रहती है और जब भी कोई अजनबी या कोई नया व्यक्ति उस खाड़ी के पास जाता है तो वो वही गायब हो जाता है। उस बस्ती के लोग उस खाड़ी के बारे में जानते थे, इसलिए वो लोग वहाँ कभी नहीं जाते थे। रात तो दूर की बात, वो दिन में भी वहाँ नहीं जाते थे। पहले उस बस्ती के लोग वहाँ मछलियाँ पकड़ने जाते थे, पर अब कोई भी उस खाड़ी के आसपास तक नहीं घूमता। पर अब कई साल बीत गए थे। उस बस्ती में अब एक खूबसूरत सा बड़ा सा टावर बन चुका था। उसमें कुछ पुराने और कुछ नए लोग रहने आए थे। पुराने लोग उस खाड़ी के बारे में जानते थे, पर नए लोग कुछ नहीं जानते थे। और कुछ दिन उस टावर में 12वीं मंजिल पर एक परिवार रहने आया था। उन्हें वो जगह बहुत पसंद आई। उस परिवार में वर्षा नाम की लड़की थी। उसके साथ उसके माता पिता और एक बड़ा भाई था। ये छोटा सा परिवार भी उस घर में रहने आया। सबने घर का मुआयना किया। उस घर में 3 कमरे थे। वर्षा ने एक कमरा चुना जो उसके लिए आरामदायक था और खिड़की से सुंदर नज़ारा दिखता था, और उन्होंने अपने घर को सही से व्यवस्थित कर लिया। वर्षा बहुत खुश थी क्योंकि उसे वो जगह मिल गई थी जो उसे पसंद थी। खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी नज़र एक जगह पर टिक गई थी, मानो वो उसे किसी जादू से देख रही हो। खंडहरों से वो हरी भरी जगह दिखाई दे रही थी और वो जगह थी खाड़ी। लेकिन वर्षा उस खाड़ी की खूबसूरती में पूरी तरह खो गई थी, लेकिन उसे उस खाड़ी के अंदर का काला रहस्य नहीं पता था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि आगे क्या होगा। वर्षा के माता पिता काम पर चले जाते थे। वर्षा कॉलेज चली जाती और उसका भाई प्रथमेश काम पर चला जाता। वर्षा ही सबसे पहले घर आती तो वो घर पर भी अकेली रहती। वो घर में अकेले रहते हुए ऊब महसूस करती थी। उसके साथ रहने वाला कोई नहीं था। वो हर दिन अकेली रहती थी और अपनी खिड़की के बाहर बैठकर खाड़ी के मनमोहक दृश्य को निहारती रहती थी। और इन सब के बीच उसे भूत प्रेत की कहानियाँ पढ़ने का बड़ा शौक़ था। उसके लिए भूत क्या थे, उसे इस बात की उत्सुकता थी, पर उसने कभी भूत नहीं देखा था। एक दिन शाम को जब सब घर आए, उनका खाना खत्म हो चुका था। वर्षा ने अपनी माँ की मदद की और सारे काम निपटाकर वो अपने कमरे में आ गई। उसके मन में एक विचार आया कि दिन में ये इतनी मनमोहक दिखने वाली खाड़ी रात में कैसी दिखती होगी। इसी विचार के साथ उसने खिड़की से बाहर झांका और देखा तो वो खाड़ी बेहद विकृत और अजीब तरह से भूतिया लग रही थी। हर तरफ अंधेरा था, पर उस खाड़ी के कुछ प्रतिबिंब साफ दिख रहे थे। बीच में कुत्ते भौंक रहे थे। चूँकि बारिश हो रही थी, बादल घिरे आए थे, ठंडी हवा चल रही थी और ऐसे ही वर्षा उस कमरे की खिड़की से उस खाड़ी को देखने लगी। उसे देखते ही वर्षा के दिल में उदासी का भाव जाग उठा। वर्षा के दिल में एक डर पैदा हो गया और तभी वर्षा के कमरे में कोई दाखिल हुआ था।
उसके कदम वर्षा की तरफ आ रहे थे। वर्षा के कमरे में तभी अंधेरा छा गया था, लेकिन तभी उसके पीछे से कोई आया और वर्षा जैसी आवाज़ आई और एक हाथ वर्षा के कंधे पर पड़ा। वर्षा चौंक गई। कंधे पर पड़ा वो हाथ, वो आवाज़, उसे ठंडे माहौल में भी वर्षा के शरीर से पसीना बहने लगा और वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। फिर भी उसने डर के मारे पीछे देखा। कमरे में अंधेरा था। वर्षा ने गौर से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई प्रथमेश था। वही था जो वर्षा कहकर बुलाता था। अपने भाई को देखकर वर्षा को और भी गुस्सा आया, क्योंकि वो उसके पास अकेला आया था और उसे डरा दिया था। वर्षा को इतना गुस्सा हुआ देखकर प्रथमेश जोर से हंस पड़ा। वही हंसी काफ़ी देर तक चलती रही, पर वर्षा का गुस्सा भरा चेहरा देखकर उसने उससे माफ़ी मांगी और ये भी कहा कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा। प्रथमेश ने उससे पूछा, क्या बकवास है वर्षा? क्या तुम उस खाड़ी को घूर रही हो? तुम इतनी सोच में क्यों खो गई हो कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि मैं तुम्हारे कमरे में आ गया हूँ? फिर वर्षा अपने भाई से बात करने लगी। सुबह के समय वो खाड़ी कितनी सुंदर दिखती है और अब उसे देखो कितनी भयानक लग रही है। प्रथमेश चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। उसकी बात खत्म होने के बाद उसने कहा, तुम उस नाले को क्यों घूर रही हो? तुम उसे देखना नहीं चाहती? तुम उसके बारे में सोचती हो और डर जाती हो? यह कहकर प्रथमेश ने वर्षा को सोने के लिए कहा और वो उसे गुड नाइट कहकर सो गया। और वर्षा को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसे बहुत उत्सुकता होने लगी थी। अब उस खाड़ी के बारे में जानने के बारे में सोचते सोचते वर्षा सो गई और अचानक रात को उसे एक आवाज़ आने लगी, जैसे कोई वर्षा का नाम ले रहा हो। वर्षा। वर्षा उस आवाज़ से चौंक कर जाग गई। उसे लगा कि वो सो गई होगी, इसीलिए उसको ऐसा लगा होगा। वर्षा सुबह उठी, अपना सारा काम निपटाया और नाश्ता करने बैठ गई, पर वो मेज़ पर पोहा चबाते हुए बीती रात के बारे में सोच रही थी। उसकी माँ ने देखा कि उसकी बेटी कुछ सोच रही थी। वर्षा के चेहरे पर चिंता के भाव थे और उसकी माँ ने ये नोटिस कर लिया था, जिस पर उसकी माँ ने उससे कहा, वर्षा बेबी, मैंने तुम्हें अब देखा, क्या हुआ है? वर्षा ने अपने चेहरे के भाव छिपाते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। ये कहकर उसने अपना नाश्ता खत्म किया और कॉलेज के लिए निकल गई। रास्ते में उसे अपनी बिल्डिंग के नीचे आंगन में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो आदमी बहुत बूढ़ा था। लग रहा था कि वो वहाँ अक्सर आता जाता था। वर्षा ने सोचा कि अगर बूढ़े आदमी को उस खाड़ी के बारे में कुछ पता है तो क्यों न उससे पूछा जाए। तो वो उस आदमी की तरफ मुड़ी और उसके पास चली गई। वो अपना कुछ काम कर रहा था और वर्षा उसके पास गई और उससे पूछा, नमस्ते दादाजी, मैं वर्षा हूँ। इस पर दादाजी ने वर्षा को अजीब नज़र से देखा और गुनगुनाया, इस पर वर्षा ने आगे कहा, हम यहाँ नए हैं, ऐसा लगता है कि आप यहाँ बहुत दिनों से रह रहे हो। जिस पर बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, हाँ, मैं इस टॉवर के बनने से पहले से यहाँ रह रहा हूँ। वर्षा ने आगे कहा, हाँ, वैसे दादाजी आप यहाँ रह के काफ़ी साल हो चुके होंगे, तो आपको आसपास का इलाका ज़रूर पता होगा, कैसा है? इस पर दादाजी ने अपना काम रोक दिया और वर्षा की ओर देखा और कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? वर्षा ने उससे पूछा, नहीं दादाजी, आपको उस खाड़ी के बारे में तो पता ही होगा। वर्षा के मुंह से खाड़ी ये शब्द सुनते ही दादाजी का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उनके हाव भाव बदल गए और वो चिंतित दिखने लगे। ये लड़की कौन है और तुम मुझसे उस खाड़ी के बारे में क्यों पूछ रही हो? लेकिन उस दादाजी ने वर्षा को उस नाले के बारे में बताने से मना कर दिया। पर वर्षा ज़िद्दी थी, वो सुनने वालों में से नहीं थी। उसने उस दादाजी को मना लिया कि वो उसे बताए और ऐसा करके दादाजी मान गए और दादाजी ने वर्षा को उस खाड़ी के बारे में एक कहानी सुनाई। तब वर्षा को एहसास हुआ कि वो खाड़ी भूतिया थी। वहाँ अतृप्त आत्माओं का गंध था और हर अमावस्या पूर्णिमा को उस खाड़ी में अजीब हलचल होती है। ये सब सुनकर वर्षा की आंखें चौड़ी हो गई और मन में एक डर भर गया। उसका शरीर कांपने लगा। वो अपने दादाजी को छोड़कर कॉलेज आ गई, पर लेक्चर सुनने का उसका मन नहीं कर रहा था। वर्षा घर आ गई। शाम हो चुकी थी, सब आ चुके थे, सबने खाना खा लिया था। वो भी अपना सारा काम निपटाकर अपने कमरे में पहुंची और उस खिड़की से हर जगह देखा। आसमान में चांद दिख रहा था, उसकी रोशनी हर जगह फैली हुई थी और चांदनी चमक रही थी
और उसे देखते ही वर्षा दौड़कर कैलेंडर देखने गई और वहाँ तारीख के नीचे मोटे अक्षरों में लिखा था पूर्णिमा। वर्षा को तुरंत याद आया दादाजी ने क्या कहा था कि पूर्णिमा और अमावस्या की रातों में उस खाड़ी में एक अजीब सी हलचल होती है। वर्षा दौड़कर अपनी खिड़की के पास गई। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे, उस खाड़ी की ओर देख रहे थे। वर्षा को बाहर सिर्फ चांदनी दिखाई दे रही थी, उस खाड़ी की तरफ कोई हलचल नहीं थी। वो वापस अपने बिस्तर पर आ गई और भूत प्रेत की कहानियाँ पढ़ने में खो गई। बहुत समय बीत गया और वर्षा जो आधी सोई हुई थी घड़ी की टिक टिक से जाग गई। उसने देखा तो घड़ी में 12 बज रहे थे। वर्षा जाग गई और उत्साहित हो गई। वो अपनी खिड़की के पास आई। उसने बाहर उस खाड़ी की तरफ देखा, लेकिन बाहर देखकर उसे निराशा हुई। उसे सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे लगने लगा मुझे कुछ नहीं लगता, वो दादाजी बस उसे डरा रहे थे। वर्षा खिड़की से वापस मुड़ने ही वाली थी कि उसे उस खाड़ी में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। वर्षा को उस अंधेरे खाड़ी में एक अलग ही नज़ारा दिखने लगा। वहाँ एक छोटी सी रोशनी थी जो उस खाड़ी में हिलती हुई दिखाई दे रही थी। वो एक दिया था, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर वो एक नदी के पानी से ढक गया था। उस नदी में चांद चमक रहा था। रोशनी में नदी साफ दिखाई दे रही थी। वर्षा को वहाँ एक और हलचल दिखाई दी। उस नदी में नदी से कुछ परछाइयाँ निकलने लगी और हवा में तैरने लगी, जैसे वो खाड़ी भूतों से भरी हो। उसी पल वर्षा को फिर से लगा कि कोई उसके पीछे है। उसे एहसास हुआ, उसे लगा कि ये प्रथमेश दादा है। लेकिन वर्षा ने उस एहसास के साथ पीछे देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। भयंकर सन्नाटा था। वर्षा बहुत डरी हुई थी और ऐसे ही वो डरी हुई अपने बिस्तर पर आकर सो गई। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे अपनी आंखों के सामने खाड़ी का नज़ारा दिखने लगा, लेकिन कुछ देर बाद वो सो गई। सुबह हो चुकी थी, लेकिन सुबह होने के बावजूद भी वर्षा अपने हमेशा के समय पर नहीं उठी। उसके माता पिता और भाई हैरान थे कि वर्षा क्यों नहीं आई, आज वो क्यों नहीं उठी। फिर वो वर्षा को देखने जाते हैं, उसे क्या हुआ है, और देखने के लिए उसके कमरे में जाते हैं। वर्षा अभी भी सो रही है। उसकी माँ आकर उसके पास बैठ जाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो वर्षा को छूती है, वर्षा की माँ को पता चलता है कि वर्षा का शरीर जल रहा है, उसे बुखार है। बुखार की वजह से उसके पिता तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं और उसकी जांच करते हैं और उसे दवाइयाँ देते हैं। वर्षा अभी भी बेहोश है। डॉक्टर उसके परिवार को उसको ख्याल रखने को कहते हैं और चले जाते हैं। वर्षा की माँ चिंतित हो जाती है, वर्षा को क्या हो गया है, और उसकी माँ वर्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान मेरी बेटी को जल्दी से ठीक कर दो। कुछ समय बीतता है और वर्षा को होश आ जाता है। वर्षा को थोड़ा बेहतर महसूस होता है। फिर वो थोड़ा खाती है और फिर से आराम करती है। तभी प्रथमेश दादा उससे मिलने आ जाते हैं। वर्षा को थोड़ा बेहतर महसूस होता है तो वो अपने भाई को कुछ बताने का निश्चय करती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और उसे आराम करने के लिए कहता, और वो उसे ऐसा कुछ भी सोचने और वहाँ से चले जाने की सलाह देता है। पर वर्षा चुप नहीं रहती। वो सोचती है कि उस खाड़ी के पास जाकर देखना चाहिए कि उसने वहाँ क्या देखा। उसको लगता है कि मैंने वहाँ जाकर देखना चाहिए, क्या पता वहाँ पे लोग ही होंगे। वर्षा ने अगले दिन वहाँ जाने का निश्चय किया और वो कॉलेज के समय में वहाँ चली गई। जैसे ही वो खाड़ी के पास गई, उसने सुबह उस मनमोहक खाड़ी को देखा। खाड़ी का वो रूप उसे हरियाली पर झरने जैसा लगा। उसका वो मनमोहक और सुंदर दृश्य उसे खो देता, सम्मोहित कर देता। वहाँ से हवा में उड़ते वो सफ़ेद बगुले, वहाँ का वातावरण, ठंडी हवा, सब कुछ उसके मन को आकर्षित करने वाला था। हर जगह ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। फिर भी वहाँ थोड़ा अंदर जाने के लिए अंदर चली गई। कुछ दूरी पर उसे पेड़ पर झूला दिखाई दिया। ये अजीब था, ऐसी सुनसान जगह पर कौन झूले पर खेल रहा होगा। वो फिर भी बिना किसी डर के झूले के पास गई और झूले पर बैठ गई और धीरे धीरे झूलने लगी। उसे तब बहुत खुशी हुई। जैसे ही वो झूलने लगी, उसकी नज़र एक जगह टिक गई। एक पेड़ के तने के पास एक चमकदार चीज़ पड़ी थी, लगभग उसकी हथेली के आकार की और गोल। वर्षा झूले से उतरती है और उस वस्तु के ओर चलने लगती है। वो पास जाकर उस चमकीली वस्तु को उठाती है जो वहाँ पड़ी थी।
और वो एक पैर की पायल होती है, बहुत ही चमकदार चांदी की। जब वर्षा वो पायल उठाती है तो वहाँ का माहौल बदलने लगता है। काले बादल छाने लगते हैं। एक ठंडी हवा वर्षा के शरीर से बह रही थी। उससे डरकर वर्षा वहाँ से भागकर अपने घर पहुँचती है। ठीक वही बीच रास्ते में उस दादाजी ने वर्षा को भागते हुए देखा। वर्षा वैसे ही अपने घर आई और बिना किसी को बताए अपने कमरे में चली गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ में कुछ है। उसने अपनी मुट्ठी खोली और उसमें वो पैर की पायल देखी। वर्षा थक चुकी थी। उसने पहले पानी पिया, फिर शांत होकर अपने बेड पर बैठ गई और पैर की पायल देखने लगी। उसने उसे अपने पैरों में पहना और सबसे पहले उसने उसे बजाया, छन छन, और नाचने लगी। उसका नाच लयहीन बेताल था। वो रुक नहीं पा रही थी, लेकिन अचानक उसे होश आया और वो रुकी। उसने उस पायल को अपने ड्रॉअर में रख दिया और सबके साथ खाना खाकर वापस आ गई और उसने देखा कि पायल बाहर नीचे ज़मीन पर गिर गई थी। वो अपनी जगह पर नहीं थी। वर्षा ने उसे थोड़ा अनदेखा किया और ऐसे ही छोड़ दिया। उसने सोचा कि वो उसे रखते समय गिर गई होगी, इसीलिए वो सो गई और आज वो नाले को देखना भूल गई और जल्दी ही सो गई क्योंकि वो थक चुकी थी। समय हो गया था। वर्षा अभी भी गहरी नींद में थी। उसे अपने कान में कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी, एक छिन। उस आवाज़ से वो थोड़ा जाग उठी और बाद में उसे वो आवाज़ साफ सुनाई देने लगी, छन। उस आवाज़ के साथ वर्षा अचानक जाग गई। वो आवाज़ उसे सिर्फ एक बार आई थी और वो भी उसके अपने कमरे में। जब वर्षा अचानक जाग गई तो वो आवाज़ बंद हो गई थी। उसके कमरे में हर जगह अंधेरा था, इसलिए आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय खिड़की से आती चांदनी के। उसके कमरे के कोने में वर्षा को एक छवि दिखी जो उसके कमरे में बिल्कुल कोने में खड़ी थी। वो छवि बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। चाहे चेहरा अंधेरे में था या फिर चेहरे को ढके हुए बाल थे, वर्षा वहीं बैठे उसे देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उस छवि को घूर रही थी। वो क्या थी? तभी वर्षा ने देखा कि वो छवि हिल रही थी। वर्षा ने उसकी कंबल को खींचा कसकर अपने चेहरे पर। फिर धीरे धीरे वर्षा के कानों में एक आवाज़ आने लगी, छन छन छन, जैसे उस व्यक्ति के पैर में वही पायल थी जिन्हें वर्षा उस खाड़ी से लेकर आई थी। वो आवाज़ अब तेज़ होते जा रही थी और वर्षा के करीब आ रही थी, बहुत करीब, बहुत करीब और करीब। वो आई, वो वर्षा के बिस्तर के पास आकर खड़ी हो गई। वर्षा को लगा कि उसके बिस्तर पर किसी ने हमला किया है। वर्षा ने अपना कंबल हटाकर देखने का फैसला किया और उसने धीरे से अपना कंबल हटाया और बिस्तर की तरफ देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। अचानक वर्षा के चेहरे के सामने उसका चेहरा दिखाई दिया। उसका चेहरा वर्षा के चेहरे के सामने था, बहुत डरावना। उसका मुंह काले रंग से ढका हुआ था। अंदर की जीभ काली हो गई थी, दांत काले हो गए थे। वर्षा ने जब देखा तो ज़ोर से चीखने लगी। वो पिशाच वर्षा के शरीर से कुछ दूरी पर हवा में तैर रहा था। उसके बाल वर्षा के चेहरे पर गिर रहे थे। वर्षा चीखी। उसकी चीख से घर में सब जाग गए। क्या हुआ, क्या हुआ, ये कहते हुए सभी वर्षा के कमरे की ओर दौड़े। वर्षा पसीने से तरबतर थी। उसके होंठ काँप रहे थे। भूत अब उसके सामने था और सबसे बड़ी बात, वो अब उनके घर में प्रवेश कर चुका था। अब असली मुसीबत शुरू हुई थी। वर्षा की माँ ने उसे अपने पास लिया और समझाना शुरू किया। उसने उसे पानी दिया। फिर उसके मुंह से अचानक शब्द निकल गए और वो बोलने लगी, भूत माँ, यहाँ भूत है। इस पर प्रथमेश आगे आया और बोला, देखो शांत हो जाओ, तुम्हें कोई बुरा सपना आया होगा, इसीलिए तुमने ऐसा देखा होगा। शांत हो जाओ और दिन भर भूत की कहानियाँ पढ़ो, इससे ज़्यादा तुम्हें और क्या होगा। इस पर वो दुखी स्वर में बोली, दादा सच में मैंने देखा है, यही मेरे चेहरे पर हुआ है। ये कहते हुए वर्षा फूट फूट कर रोने लगी और वो सिसक सिसक कर रोने लगी। वर्षा के पिता उसके पास आए और उसे शांत करने लगे। तभी प्रथमेश को चिंता हुई। फिर उसकी नज़र नीचे की ओर गई और उसने देखा कि नीचे से एक बूढ़ा आदमी उसे देख रहा है। बात यह थी कि प्रथमेश को समझ नहीं आया वो कौन थे। इतनी देर रात हमारे घर को क्यों देख रहे हैं। वर्षा शांत हो चुकी थी
और उसके फिर से सो जाने के बाद सभी अपने कमरों में लौट गए। सुबह हो चुकी थी। वर्षा को फिर से बुखार आ गया था। प्रथमेश अब सोच रहा था उसकी बहन इतने दिनों से ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र उस बूढ़े आदमी पर पड़ी जो रात में उन पर नज़र रख रहा था। प्रथमेश जाग गया और नीचे गया। उसने कई जगह तलाश की और इधर उधर पूछते पूछते उसे बूढ़े आदमी का घर मिल गया। और जब वो वहाँ पास पहुँच गया, वहाँ एक छोटा सा घर था। प्रथमेश उसके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसे अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। प्रथमेश के चेहरे पर चमक आ गई। उसने दरवाज़ा अंदर ढकेला और अंदर आ गया। जैसे ही प्रथमेश कुछ कहने वाला था, उस दादाजी ने उसे रोका और कहा, मैंने तुम्हें आते देखा मेरी घर की तरफ। जैसे ही प्रथमेश कुछ कहने वाला था, दादाजी ने उसे रोक दिया और कहा, मैंने तुम्हें आते देखा मेरे घर की तरफ, इधर आओ, मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो। मैं तुम्हारी बहन से मिला हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी बात सुनो। उसने मुझे कल रात जो कुछ हुआ उसके बारे में पूरी सच्चाई बताई। प्रथमेश ने आश्चर्य से कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या वर्षा ने सचमुच देखा था? दादाजी ने जवाब दिया, मैंने उसे उस खाड़ी के बारे में बताने से परहेज़ किया था, लेकिन वो बहुत ज़िद्दी है। वो वहाँ गई और अपने साथ एक घुसपैठिया शक्ति लेकर आई। इस पर प्रथमेश ने कहा, आप मुझे ये कैसे बता सकते हो? अगर ये सच है तो साबित करो, मेरे घर आओ। तो वो दादाजी प्रथमेश के साथ घर चले गए। रास्ते में चलते चलते वो दोनों बातें कर रहे थे। प्रथमेश उनसे पूछ रहा था, अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है तो क्या मेरी बहन की जान को खतरा है? प्रथमेश की बात काटते हुए उन्होंने कहा, हाँ, उसकी जान को खतरा है। मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं और कई लोगों को इससे बचाया है। अब देखते हैं तुम्हारे घर में क्या है। इस तरह बातें करते हुए वो घर पहुंच गए। घर पहुंचकर वर्षा के माता पिता का स्वाभाविक रूप से असमंजस में पड़ना स्वाभाविक था। अगर कोई अजनबी उनके घर आकर उन्हें उनके घर में मौजूद अमानवीय शक्ति के बारे में बताए तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। फिर भी ये कहने में कुछ सच्चाई तो होगी ही कि प्रथमेश ही उसे लेके आया था। तो वर्षा के माता पिता ने अस्थायी विश्वास दिखाया और दादाजी ने अपने साथ कुछ सामग्री भी ले आए थे। उन्होंने पहले सभी के साथ बैठकर चर्चा की और उन्होंने कहा, देखो, अगर आपकी बेटी ने कुछ बुरा देखा है या आपके घर में कुछ ऐसा है तो हमें जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन एक बात है कि भूत हम में से किसी को भी नियंत्रित कर सकता है या वो वर्षा के शरीर को छिपाने का आधार बना सकता है। वर्षा के माता पिता ये मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ये लड़की की जान का सवाल था, इसीलिए उन्होंने इसके लिए सहमति जताई। सभी वर्षा के कमरे में आ गए। वर्षा तब सो रही थी। उस दादाजी ने अपनी बैग में से कुछ काली मोमबत्तियाँ निकाली और उसे वर्षा के बिस्तर के चारों कोनों पर जला दिया। ऐसे करते हुए उन्होंने चारों तरफ 4 मोमबत्तियाँ जला दी, 4 काली, और उन्होंने ये भी कहा, अगर वो आत्मा इस समय वर्षा के शरीर में है तो वो इस मोमबत्ती के क्षेत्र से बाहर कदम नहीं रख पाएगी, लेकिन वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेगा। वो अभी भी बात कर रहा था जब वर्षा के सारे बाल हवा में उड़ गए, मानो किसी ने मुट्ठी में बंद कर लिया हो, और बुखार से कांपती वर्षा को किसी ने उसके बाल पकड़कर हवा में उठा लिया हो। वर्षा मदद के लिए हाथ भी नहीं उठा पा रही थी। वो हवा में थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वर्षा की आंखों में आंसू थे। वर्षा को लगा कि किसी असंतुष्ट आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। वर्षा बहुत तकलीफ में थी। वो अपने माँ बाप को बचाने के लिए पुकार रही थी, लेकिन वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी वो जो दादाजी थे, उन्होंने वर्षा के शरीर पर गोमूत्र डाल दिया। वर्षा के शरीर पर मौजूद पंखुड़ियाँ चीखने लगी। वर्षा का रूप देखकर परिवार के लोग बहुत डर गए। वर्षा की लाल आंखें और चेहरा पूरी तरह सूख चुका था और शरीर पर डाले गए गोमूत्र से उसके शरीर पर घाव हो गए थे और उसके हाथ पैर टेढ़े हो गए थे। उसके बाल भी झड़ चुके थे। वर्षा अब आक्रामक हो गई थी, लेकिन वर्षा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, क्योंकि दादाजी ने उसके बिस्तर के चारों ओर जो काली मोमबत्ती रखी थी, उसने वर्षा को समझा दिया था कि इस मोमबत्ती की वजह से वो इन लोगों को कुछ नहीं कर सकती। वर्षा के अंदर का पिशाच उसे बहुत सताने लगा और चिल्लाने लगा कि मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी जान ले लूँगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा।
देखते हैं तुम मुझे कैसे रोक पाते हो। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ये सब सुनकर वर्षा के घर वालों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। वर्षा के घर वाले दादाजी के पैरों में गिरकर कहने लगे कि वर्षा को बचा लो। दादाजी, वर्षा को उस पिशाच से मुक्त कराओ, हमें हमारी बेटी चाहिए। वर्षा तब तक हवा में तैर रही थी, आंखें घुमा रही थी और अपने आप को बिस्तर पर पटक रही थी। तभी दादाजी ने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया और ये सुनते ही वो पिशाच जो वर्षा में था वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। वो पिशाच इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था कि ऐसा लग रहा था कि उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। लेकिन दादाजी ने हनुमान चालीसा का पाठ करना बंद नहीं किया। जब ये जारी रहा तो वर्षा के शरीर में मौजूद पिशाच ने वर्षा को बहुत तकलीफ़ देनी शुरू कर दी। पिशाच बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन दादाजी ने जो मोमबत्ती जलाई थी उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। इसी तरह दादाजी ने हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और पिशाच पर गोमूत्र डालने लगे। जब ये सब असहनीय हो गया तो पिशाच वर्षा के शरीर से बाहर निकल गया और अचानक गायब हो गया। जैसे ही पिशाच वर्षा के शरीर से बाहर निकला, वर्षा बिस्तर पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। दादाजी ने प्रथमेश से कहा कि वो उसके पैरों से पायल उतारकर पानी में डुबो दे। अब वर्षा उस बोझ से मुक्त हो गई थी। वर्षा के माता पिता ने वर्षा को अपने पास रखा और उसे जगाने की बहुत कोशिश की। वर्षा को होश आ गया था, लेकिन वर्षा को कुछ याद नहीं था। परिवार खुश था कि वर्षा को होश आ गया था। तब उसके परिवार ने हाथ जोड़कर उस दादाजी का धन्यवाद किया। दादाजी ने वर्षा को उसके हाथ पर बांधने के लिए एक धागा दिया और कहा कि ये धागा उसकी रक्षा करेगा और उनको एक महत्वपूर्ण सलाह दी, जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो। उस दादाजी की बातें सुनकर वर्षा के पिताजी ने सहमति में सिर हिलाया और ये कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक भी। धन्यवाद।